वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मसला कश्मीर और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी का खतरा दुनिया के सामने उजागर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इदारों में इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इजलास की साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मसला कश्मीर और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी का खतरा दुनिया के सामने उजागर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इदारों में इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इजलास की साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टहसूरी जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए हैं। कामरान टहसूरी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में साबिक MNA मौलाना सलाहुद्दीन अजूबी, मौलाना अब्दुल रहमान भी शरीक थे। आपको बताएं कि मुलाकात में मौलाना सलाहुद्दीन अजूबी, मौलाना उबैदुल रहमान भी शरीक थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टहसूरी जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। कामरान टहसूरी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और टोल प्लाजा पर तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR के मतन में लिखा गया है, लाहौर पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 200-300 अफराद का जत्था आया और उसमें शामिल मुश्तइल मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे तोड़े। मुकदमा SHO हडियारा हमास हमीद की मुद्दयत में थाना मनामा में दर्ज किया गया है, जिसमें दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात भी शामिल की गई हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस और जजेस कमेटी की तश्कील नौ पर सवालात उठा दिए। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कमेटी की दोबारा तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जस्टिस मंसूर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट इजलास या पुरानी कमेटी की बहाली तक शिरकत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी सदारती ऑर्डिनेंस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को लिखे गए खत में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से पहले वाली कमेटी की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि मौजूदा तरमीमी ऑर्डिनेंस की जुडिशियल तशरीह भी जरूरी है। जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को वजह बताए बगैर कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया। ये नहीं बताया गया कि क्यों अगले सीनियर तरीन जज को नजरअंदाज किया गया और इसके बजाय चौथे सीनियर तरीन जज को कमेटी के रुकन के तौर पर नामजद किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ट्वीट में कहा, मेरे खत को इजलास के मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। ये बदकिस्मती है कि चुनाव के गैर जमहूरी तरीकेकार में एक फर्द का गलबा होता है। रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसी तनाजुर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में मजीद मुदाखलत का दरवाजा बंद भी किया गया था। इस फैसले की रोशनी में नए ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत पर सवालिया निशानात हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीग कमीशन केस समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 63 नजरसानी केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। लार्जर बेंच में जस्टिस जहाजा आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हैं, जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। ऑडियो लीग कमीशन के समाअत तारीख बाद में बताई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 63 नजरसानी केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जो कि 30 सितंबर को केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा 63 नजरसानी बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखैल और जस्टिस मजहर आलम मियां खैल शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नई जजेस कमेटी के इजलास में केस की समाअत का फैसला किया गया।
तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और मखसूस नशिस्तों की हकदार भी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। एक बार फिर वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। फैसले में 2 जजेस की अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ को नामुनासिब करार दिया गया। कहा जिस अंदाज में जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम ने इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। मजीद भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। मखसूस सीटें पीटीआई का हक। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। इन नशिस्तों पर दीगर सियासी जमातों की जानिब से नामजद करदा अफराद का कोई हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में पूरी वजाहत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी हैरानी का इजहार किया। कहा कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में नाकाम रहा। इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बाइस अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। याद रहे 1 मार्च को कमीशन ने मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। फैसले में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाजे करती तो कंफ्यूजन पैदा ही न होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हुकूक वाजे नहीं किए। वाजे कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हुकूक खत्म हो गए। इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशिस्तें न दिए जाना इजाफी सजा है। अदालत ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी की। कहा पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। उमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। तफसीली फैसले में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफुजात का इजहार भी किया है। करार दिया कि जिस अंदाज से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। अदालत ने फैसले को उर्दू जबान में भी जारी करने का हुक्म देते हुए कहा उर्दू तर्जमे को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और वेबसाइट पर भी अपलोड करें। मखसूस नशिस्तें। जस्टिस जहाजा अफरीदी ने अपना तहरीरी इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस जहाजा अफरीदी ने लिखा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं क्योंकि पीटीआई सियासी जमात है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जहाजा अफरीदी ने 26 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया जिसमें लिखा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल नहीं, तहरीक इंसाफ सियासी जमात और मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। जस्टिस जहाजा अफरीदी ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। अदालती फैसले के बारे में राय दी जा सकती है। इस फैसले में तशरीह नहीं, आइन को रीराइट किया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है आइन में 3 दिन के अंदर आज़ाद अरकान को किसी सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी होती है। कानून साजी पार्लिमान का हक है। अदालती फैसले के बारे में ज़ाहिर है राय दी जा सकती है कि आपने इलेक्शन जीतने के बाद 3 रोज़ के अंदर अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। पार्लिमान की कानून साजी का इख्तियार है वो कुल्ली है और अदालती फ़ैसले जो हैं उनको जो पार्लिमान की कानून साजी है लेजिस्लेचर की तरफ से बनाया गया कानून वो उन फैसलों पे फायक होगा। ना वो पार्टी फ्रीक बनी पेशावर हाई कोर्ट के सामने, ना वो पार्टी फ्रीक बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जो 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जिन्होंने डिसेंटिंग अपनी राय दी थी, इख्तलाफी नोट लिखा था, उनके बारे में भी काफ़ी सख्ती से कुछ लिखा गया है। 38 MNAs की नोटिफिकेशन जारी करे। कोर कमेटी इजलास के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजबूत किया, तमाम सियासी जमातों के देरीना मुतालबे की तायद की है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि ये कैंडिडेट जो 39 मौजूद थे और बाकी 41 के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है 41 में से 40 के हमने एफिडेविट फाइल करवाए थे। उनमें से 2 सीटें हमारी रिकाउंटिंग के आड़ में ज़ाया हो चुकी है। वो भी सीटें हमारी ही थी लेकिन साजिश के नतीजे में वो हमारी सीटें 4000 की क्या उसमें 23,000 की वैलिड वोटों को इनवैलिड करके जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 को और पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों पर इजलास फिर बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन आज के इजलास में भी कोई फैसला न कर सका। कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक हुए। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला बारे अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन को लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस से भी आगाह किया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। जजेस कमेटी के कंडक्ट पर सवालिया निशान उठेगा। एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में सेनेटर हामिद खान का कहना था कि अदलिया को कमजोर करने के लिए जो तकसीम पैदा की गई वो इदारे के लिए ठीक नहीं। आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, वजीर कानून का नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ पर मबनी है। फैसले पर अमल दरामद करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का फर्ज है। कॉन्डक्ट है चीफ जस्टिस साहब का इस मामले में बहुत अफसोसनाक है और मंसूर अली शाह साहब का खत बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल इस वक्त के मुताबिक है। इन्होंने मजबूर किया है मंसूर अली शाह साहब को कि वो खत लिखें, क्योंकि सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो कि हम समझते हैं कि एक बड़ा मुकद्दस और अहम असूल है, उसको किसी तौर पर भी वॉलेट नहीं किया जा सकता। अदलिया के अंदर जो डिवाइड पैदा की जा रही है और जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये जानबूझ के अदलिया को कमजोर करने के लिए डिवाइड करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर सलीम हैदर के दरमियान जामियात के वीसीज की तैनाती पर जारी महाजराई शिद्दत इख्तियार कर गई। हायर एजुकेशन कमीशन ने गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बगैर ही मुख्तलिफ जामियात के वीसीज का तकर्रुर कर दिया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला हाउस से मनपसंद वीसीज के आने वाले तकर्रुरनामों की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। गवर्नर ने हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ जामियात के वीसीज की तैनातियों को गैर कानूनी करार दे दिया। गवर्नर ने मनपसंद वीसीज के तकर्रुरनामों की मंजूरी से इनकार किया था। गवर्नर ने वीसीज की तैनातियों को गैर कानूनी करार दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में चैलेंज कर दिया गया। पीटीआई के तीनों उम्मीदवारों ने सिंगल बेंच के दरखास्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। पीटीआई रहनुमाओं की इंट्रा कोर्ट अपील कल एतराजात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेंगे। पीटीआई उम्मीदवारों ने सेक्शन 151 के तहत इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को भी चैलेंज किया। पीटीआई रहनुमाओं शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। बानी तहरीक इंसाफ पर तोशाखाना 2 केस की एफआईए में इंक्वायरी का मामला। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने सऊदीया दौरे के दौरान हासिल शुदा तहाइफ तोशाखाना में जमा नहीं करवाए। एबीएन न्यूज ने बानी पीटीआई के खिलाफ जारी तहकीकात और चालान रिपोर्ट हासिल कर ली। चालान रिपोर्ट के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने मई 2021 में सऊदीया का दौरा किया। बानी तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ ममालिक के दौरे के वक्त 108 तहाइफ मिले। 58 मुख्तलिफ तहाइफ और बॉक्सेस को तोशाखाना से हासिल किया। रिपोर्ट के मुताबिक इन तहाइफ की मालियत 14 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद थी। बानी तहरीक इंसाफ ने 58 में से 14 तहाइफ की मालियत 3 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई। बाकी 44 गिफ्ट्स जिनकी मालियत 30,000 रुपए या इससे कम थी बिला मुआवजा अपने पास रख लिए। चालान के मुताबिक गिफ्ट्स में बेलगरी ज्वेलरी सेट भी शामिल था जिसकी असल मालियत ना लगाई जा सकी। अपने पास रखे जाने वाले बाकी तमाम गिफ्ट्स की मुकम्मल तफसीलात भी तोशाखाना को जमा नहीं करवाई गई। बानी पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरखास्त दे दी है। बानी पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरखास्त दे दी, जिसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पीटीआई और बानी के खिलाफ जानिबदार हैं। चीफ जस्टिस मेरे और पीटीआई से मुतल्लिका किसी भी केस का हिस्सा न बने। चीफ जस्टिस फायज ईसा अभी तक अपने खिलाफ दायर रेफरेंस को जाती हमला तस्वुर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की पहली दरखास्त वापस भिजवा दी थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कलअदम करार दे दिया। जस्टिस फैसल जमान खान ने शहरी मुनीर अहमद की बतौर एतराज दरखास्त पर समाअत की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज आयद किया था। ये दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। शहरी मुनीर अहमद ने दरखास्त दायर कर रखी है। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। अदालत पिटीशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे। पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को ISI का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। वो 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम तजुर्बे और इल्म की दौलत से मालामाल हैं और कई बरसों से फौज में अहम ओहदों पर मुख्तलिफ कायदाना किरदार अदा कर रहे हैं। मजीद भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज के बड़े ओहदों पर बड़ी तब्दीली। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के नए डायरेक्टर जनरल तैनात। वजारत दिफा की जानिब से जारी तफसील के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम 30 सितंबर से अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे। DG ISI की तैनाती के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ के पास 4 नाम भिजवाए गए थे, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को डायरेक्टर जनरल ISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे कबल GHQ में एडजुटेंट जनरल तैनात थे। वो बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड भी कर चुके हैं, जबकि अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के फराइज भी अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम के तालीमी पस मंजर में फोर्ट लेवनवर्थ और बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से ग्रेजुएशन शामिल है। जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फौजी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनके वालिद गुलाम मोहम्मद भी लेफ्टिनेंट जनरल तैनात रहे और उन्होंने कोर कमांडर रावलपिंडी के फराइज भी अंजाम दिए। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। उन्हें सितंबर 2023 में रिटायर्ड होना था, लेकिन उनके ओहदे में ताहुक्म सानी तौसीक की गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मवाक़े बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने शांजी नॉन फेरस मेटल्स होल्डिंग कंपनी का दौरा किया। सोने, तांबे और दीगर मेटल्स की माइनिंग में जॉइंट वेंचर्स दोनों जानिब से फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान मादनियात से माला माल है। चीनी कंपनी के साथ शराकतदारी पाकिस्तानी माइनिंग में जिद्दत का नया बाब खोलेगी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि कंपनी माइनिंग, जियोलॉजी, मादनियात की तलाश और प्रोसेसिंग में महारत रखती है। जियोलॉजिकल सर्वे मादनियात की दरियाफ्त में बुनियादी हैसियत रखता है। शांजी नॉन फेरस होल्डिंग के ताबन से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की बेहतरी पर काम करेंगे। बोर्ड चेयरमैन चीनी कंपनी का कहना था कि ये शराकतदारी दो तरफा ताउन के लिए मुफीद साबित होगी। पाकिस्तान को हमेशा बेहतरीन साथी, दोस्त और हमसाया समझते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने FIA से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, आइंदा समाअत पर DG FIA के बैरून मुल्क जाने पर NOC के बारे में कुछ भी बताया जाए। FIA को आदत है लोगों को बुलाकर गिरफ्तार करने की, अफसरान लोगों को जाकर गिरफ्तार नहीं करते। PTI के अरकान कौमी असम्बली को पंजाब हाउस में हिरासत में रखने के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं दोनों अरकान पार्लियामेंट हैं, ऐसे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने PTI की दरखास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर IG इस्लामाबाद, पुलिस अली नासिर रिजवी अदालत पेश हुए और अदालत को बताया कि चारों मेंबरान कौमी असम्बली के हवाले से मुतल्लिका पुलिस अफसरान की जानिब से रिपोर्ट आ गई है। औरंगजेब खिची और उस्मान अली के हवाले से पुलिस रिपोर्ट मुबहम थी। दोनों मेंबरान से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पर मुतल्लिका पुलिस को क्लियर रिपोर्ट्स का कहा गया। पुलिस एहलकार औरंगजेब खिची और अली उस्मान के घर गए तो वो दोनों घर पर मौजूद थे। जहूर कुरैशी के हवाले से पुलिस उनकी रिहाइश कहा गई तो वो नहीं मिले। जहूर कुरैशी की अहलिया ने कोई बयान नहीं दिया, जबकि ड्राइवर ने बताया कि वो बच्चे के दाखिले के लिए कनाडा गए। वकील हसन शुएब ने कहा, इन मेंबरान का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया, जब दोनों घर पर ही मौजूद हैं तो प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे जारी करें। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 25 सितंबर से मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है, जबकि एक मगरबी लहर 26 सितंबर को मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह पंजाब और इस्लामाबाद में 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान तेज हवाओं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
کشمیر اور گلگت بلتستان میں 26 ستمبر سے 2 اکتوبر کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان اور صوبہ سندھ میں 26 سے 28 ستمبر کے دوران بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم میرپور خاص، تھرپارکر، عمرکوٹ اور گردونواح میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بات کر رہے ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گئے موسم کی صورتحال کے حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں 26 ستمبر سے 1 اکتوبر کے دوران وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ اسی طرح پنجاب اور اسلام آباد میں 26 ستمبر سے 1 اکتوبر کے دوران تیز ہواؤں، آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں 26 ستمبر سے 2 اکتوبر کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا ایک اور اہم فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کا شہریوں کی لائف انشورنس کو صحت کارڈ میں شامل کرنے کی تجویز سے اصولی اتفاق۔ متعلقہ حکام کو جلد از جلد باضابطہ پلان تیار کر کے منظوری کے لیے پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ صحت کارڈ سے متعلق اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا، مریضوں پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے، آنکھوں اور دل کے آپریشنز پر آنے والے تمام اخراجات صوبائی حکومت برداشت کرے گی۔ صحت کارڈ صوبائی حکومت کو فلیگ شپ منصوبہ ہے، اسے مزید بہتر بنایا جائے گا۔ صوبائی حکومت مزید بیماریوں کے علاج کو بھی صحت کارڈ میں شامل کرنے پر کام کر رہی ہے۔ صحت کارڈ کے تحت عوام کو مفت علاج، معالجے کی سہولیات کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا بات چیت سے ہی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات منطقی انجام تک پہنچتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کا کیس زیر سماعت تھا، 3.5 سال فارن فنڈنگ کیس کو روک کے رکھا گیا۔ لاہور میں گفتگو کے دوران کہا کہ قوانین کے مطابق جو پارلیمانی حیثیت نہیں رکھتے سیٹیں انہیں نہیں ملتی۔ قانون پاس ہوا، جن کی پارلیمانی حیثیت ہوگی مخصوص نشستیں بھی انہیں ملیں گی۔ اب پارلیمنٹ کے فیصلے کو فوقیت حاصل ہوگی یا پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہوگی۔ پہلے ایک حلف نامہ دیا ہوا ہے، پھر ایک نیا حلف نامہ آئے گا، یہ مناسب نہیں۔ فلور کراسنگ کا قانون موجود ہے۔ ہمیشہ زندہ معاشروں میں بات چیت ہوتی ہے اور بات چیت کے بعد ہی چیزیں کسی منطقی نتیجے پر پہنچتی ہیں۔ پہلے جو الیکشن کمیشن تھا اس میں ایک مقدمہ زیر سماعت تھا جو کہ آپ سب کے حافظے میں ہوگا، فورن فنڈنگز کا۔ تو اس وقت اس فورن فنڈنگز کے مقدمے کو نہ چلوانے کے لیے کم از کم وہ جو بابر اکبر صاحب نے کیا ہوا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کم از کم 3-3.5 سال اس کو سٹال رکھنا مقصد تھا۔ منطقی نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جو پارلیمانی حیثیت نہیں رکھتے، جن کی پولیٹیکل پارٹی کی الیکشن کمیشن کے اندر انکیپیسیٹیشن ہے ٹو سبمٹ دیٹ، تو وہ سیٹیں کسی اور کو دی جائیں گی جن کی پارلیمانی حیثیت ہوگی، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا۔ جو لا ان فورس ہے جو اس وقت پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، اس کو فوقیت حاصل ہوگی، اور اگر اس کو فوقیت حاصل نہیں ہوگی تو کیا جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے مطابق ایکٹ ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے APN نیوز۔